हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल जो होता है। जो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल होता है मेटलर्जी में, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे? कैल्सिनेशन रोस्टिंग के बारे में पढ़े थे। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे? रिडक्शन जो करते हैं ना हम, इसमें रिडक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। किस तरह से किसको किससे रिडक्शन करेंगे, कौन सा ओर को, या जो रिएक्शन में कहाँ पे कार्बन से रिडक्शन कहाँ पे होगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड से रिडक्शन किस में होगा। ये सब चीज़ थोड़ा मैटर करता है। इसमें याद भी करना पड़ता है कि कार्बन से कौन कौन सा एलिमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से किसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे दिख रहा है कि केमिकल रिडक्शन मेथड। पहला हम जो रिडक्शन करते हैं ना, तो वो खुद तरह से रिडक्शन हम कर सकते हैं। किस तरह से रिडक्शन कर सकते हैं? एक तो सेल्फ रिडक्शन मेथड होता है, केमिकल रिडक्शन मेथड होता है, और ये जो देखिए रिडक्शन बाय अदर मेटल होता है। तो ये सब और 3-4 तरह का है, 4 तरह का मेनली है, हम पढ़ाएंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए, पहला पढ़ते हैं हम केमिकल रिडक्शन मेथड। तो केमिकल रिडक्शन मेथड में तो ऑब्वियसली नाम से पता चला आपको केमिकल। तो केमिकल जो यहाँ पे होता है ना, केमिकल के तौर पे यहाँ पे कार्बन को यूज़ किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं जैसे कि कोयला, कोल, कोक जिसको कहते हैं, कार्बन इज यूज्ड टू रिड्यूस द ऑक्साइड बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कोक। देखिए, कार्बन कोक जो होता है बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल होता है हमारे आसपास में, ठीक है। जैसे कि आप कोयला वोयला जानते होंगे ना, वो आसपास में हमेशा कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। वो इजीली अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से, और यहाँ मात्रा भी इंडिया में उसका ठीक ठाक है। तो जैसे झारखंड में जानते हैं, तो वहाँ पे जो मिनरल रिच इलाका है, मध्य प्रदेश में, यहाँ पे कोल थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, तो वो सस्ता दाम में भी मिल जाता है। तो ज़्यादातर रिडक्शन के केस में यहाँ पे कोक का हम यूज़ करते हैं। मगर इसके साथ साथ एक डिसएडवांटेज भी है इसका, कि इसको जब अगर हम कोक का यूज़ करते हैं तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है हमको। तो वो हाई टेम्परेचर कुछ ऐसा टेम्परेचर नहीं होता है कि आप 200 डिग्री सेल्सियस या 300 डिग्री सेल्सियस, नहीं, ये कम से कम 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास का होता है। तो इसीलिए जो है ना, इसका एक डिसएडवांटेज ये माना जाता है। लेकिन एक तरह से एडवांटेज इसका ये भी है कि ये इजीली अवेलेबल है और उसका कॉस्ट थोड़ा लो पड़ता है। मगर जब ये वाला बात आता है ना, हाई टेम्परेचर वाला, तो इसमें थोड़ा आपको पास थोड़ा चाहिए ना, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तब ना आप 1200 डिग्री 1500 डिग्री के आसपास हीट टेम्परेचर ला पाइएगा। तो इसका एक डिसएडवांटेज हुआ, ये ज़्यादा मिलनी तरह ना ब्लास्ट फर्नेस होता है। आप फिगर दिखना है तो आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा ब्लास्ट फर्नेस। तो जो कार्बन से जो रिडक्शन होता है, मेनली ब्लास्ट फर्नेस में होता है। ब्लास्ट फर्नेस ये याद रखिएगा, ब्लास्ट फर्नेस इसमें होता है। और जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जो होता है, वो रिवर्सिबल फर्नेस में होता है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, मेंस में भी आया हुआ है, एडवांस में भी आया हुआ है। अब बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है अलग अलग करके, बहुत लोग इसका आंसर नहीं दे पाते हैं, इसलिए याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, रिडक्शन विथ कार्बन और रिडक्शन विथ CO, देखिए दोनों में कार्बन तो है ही, मगर एक में कार्बन मोनोऑक्साइड है और एक में सिंपल सिर्फ कार्बन है। कार्बन कहने का मतलब सिंपल कोक, जो कोयले टाइप का होता है, ठीक है। तो देखिए, ये देखिए सीधे अगर हम कार्बन से रिड्यूस करते हैं किसी मेटल ऑक्साइड को, तो देखिए सीधे प्लम्बम आया, हमको चाहिए मेन तो ये चाहिए ना। अब इसको थोड़ा सा प्यूरिफाई करके ये सीधे प्लम्बम को अपने यूज में ला सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बन से हम रिड्यूस कर दिए इसको, सीधे प्लम्बम आएगा प्लस CO आएगा, सी बचेगा ना, सी कार्बन और ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड मेरा यहाँ से रिलीज हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड में अगर कार्बन से हम रिड्यूस करेंगे तो जिंक बचेगा प्लस CO बचेगा, समझे। और भी 2 रिएक्शन होगा, शायद हमको लगा ये NCERT में, आप एक बार देख लीजिएगा। वो सारा आपको याद होना चाहिए कि प्लम्बम में हम कार्बन का यूज़ कर सकते हैं रिडक्शन के केस में, और जिंक ऑक्साइड में भी कार्बन एज ए रिडक्शन हम का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको कि ऑप्शन में दे देगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि PbO, ठीक है ना, लेड ऑक्साइड को हम किससे रिड्यूस कर सकते हैं, बोलिए। तो ऑप्शन मिल देगा कार्बन और है ना कार्बन मोनोऑक्साइड। तो किससे ज़्यादा अच्छा से कर सकते हैं? तो कर तो दोनों से सकते हैं, कार्बन से भी कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से, मगर एक स्पेसिफिक होता है कि कार्बन के लिए ज़्यादा माना जाता है ये, अच्छा, इसीलिए इसको इस कैटेगरी में डाल देते हैं। कर तो इससे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे CO2 मगर रिलीज हो जाएगा, समझे, क्योंकि 2 ऑक्सीजन होगा, तो यहाँ पे CO2। अब रिडक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, अब देखिए ये है हेमाटाइट, इसको अगर आप करिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस, तो टॉइस ऑफ Fe प्लस थाइस ऑफ CO2, बैलेंस रिएक्शन है पूरा का पूरा। बस सिंपल सा बात है कि कार्बन से रिड्यूस करना है या CO से रिड्यूस करना है, तो कुछ इस तरह का रिएक्शन बनाएगा, एक में CO2 रिलीज होगा, एक में CO रिलीज होगा, समझे।
अब हम पहला पॉइंट मेरा ख़त्म हो गया कि कार्बन से और ये CO से रिडक्शन हम कर सकते हैं। अब दूसरा है मेरे पास पॉइंट रिडक्शन विथ अदर मेटल, कि जैसे कोई भी अगर हमको दिया हुआ मेटल कोई भी और दिया रखा है, ठीक है, अगर हम उसको रिडक्शन करके उसका हमको मेन चाहिए कंपोनेंट, जैसे कि Al2O3 है तो उसका हमको मेन चाहिए पूरा क्या है, अल्मीनियम चाहिए ना, तो वो सब रिडक्शन करेंगे तभी ना आएगा अल्मीनियम। तो वो सब बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे देखिए, इफ टेम्परेचर नीडेड फॉर द कार्बन टू रिड्यूस द ऑक्साइड इज हाई टू हाई देन द रिडक्शन इज डन बाय अदर मेटल। जैसे देखिए अगर कार्बन किसी भी और रूम में जैसे 1200 डिग्री यहाँ पे चाहिए हो रहा है ना, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन में 1200 डिग्री चाहिए होता है, तो बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए वहाँ पे उस तरह का एनर्जी उपलब्ध नहीं है, ठीक, एनर्जी का वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है कि आप इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर वहाँ पे ला सकें, तो उस केस में क्या किया जाता है कि उसको कोई दूसरे मेटल से रिडक्शन किया जा सकता है, तो उसी का नाम हम देते हैं रिडक्शन विथ अदर मेटल। तो वो कौन कौन सा और है जिसको हम दूसरे मेटल से रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो कौन कौन सा और है जिसको हम दूसरे मेटल से रिड्यूस कर सकते हैं, वो है मेरा अल्मीनियम। अल्मीनियम को हम ये Fe2O3 वाला जो और है उसके साथ हम रिड्यूस कर सकते हैं। इस दोनों का जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे मेरे पास आएगा Al2O3 प्लस ट्वाइस ऑफ Fe। अगर इसको बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पे आप 2 अल्मीनियम लेंगे, 2 अल्मीनियम ले लीजिए तो बैलेंस भी हो गया। ये इसी प्रोसेस को आप क्या करते हैं, थर्माइट प्रोसेस कहते हैं, गोल्डस्मिथ अल्मीनियम थर्माइट प्रोसेस इसको हम कहते हैं। वीडियो थोड़ा पॉज हो गया था, तो ये हम कहाँ पे थे, देखिए यहीं पे थे ना। अल्मीनियम को अगर हम Fe2O3 के साथ जब रिड्यूस कराते हैं, मतलब दोनों का रिडक्शन होगा, तो यहाँ पे Al2O3 आएगा और प्लस Fe आएगा। तो यहाँ पे देखिए अल्मीनियम किस स्टेट में है, ये फ्री स्टेट में, तो इसका जीरो होगा ना, जीरो स्टेट में है। यहाँ पे देखिए अल्मीनियम के साथ क्या होगा, 2x - 6 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू +3। यहाँ पे अल्मीनियम +3 में है, ठीक है, और आयरन यहाँ पे देखिए किस में है, 2x - 6 इज इक्वल टू 0, तो यानी x इज इक्वल टू +3। x यहाँ आयरन मेरा +3 में है और यहाँ आयरन मेरा 0 है। तब देखिए यहाँ पे अल्मीनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन का रिडक्शन हो रहा है। तो आयरन का रिडक्शन के बारे में हम देख रहे हैं। ये देखिए द प्रोसेस इज नॉन एज, इस रिएक्शन को है ना हम, ये वाला जो रिएक्शन है मेरा, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, गोल्डस्मिथ अल्मीनियम थर्माइट प्रोसेस। क्या कहते हैं, गोल्डस्मिथ अल्मीनियम थर्माइट प्रोसेस, इस रिएक्शन को कहते हैं। इस रिएक्शन का कहाँ यूज आता है ज़्यादा, रेलवे जानते हैं ना, रेलवे का ट्रैक जब बनता है तो उसको जो कनेक्शन होता है अलग अलग, ऐसा तो नहीं कि एक पूरा ट्रैक एक बार में लेके आता, नहीं, अलग अलग उसका पार्ट होता है, अलग अलग पार्ट इस तरह का, इतना पार्ट होता है, तो इसको जोड़ जोड़ के बड़ा बनाया जाता है। यहाँ पे जो जोड़ता है ना ये दोनों पार्ट को, तो उसमें लोहा कहीं नहीं घुसेगा, हाँ, तो इस लोहा को कैसे घुसाएगा कि सीधे आके वेल्डिंग कर देगा, वो जो लोकल वेल्डिंग होता है ना वैसा नहीं होता है। यहाँ पे यही वाला प्रोसेस लगता है, ये वाला प्रोसेस लगता है पूरा, ठीक है। यहाँ पे अल्मीनियम का पाउडर उसके ऊपर से इसे ये पहले बीच में गर्म करके रख दिया जाता है, फिर अल्मीनियम का पाउडर उसके ऊपर से दिया जाता है, तब जाके ये बनता है आयरन, सीधे प्योर आयरन। फिर अल्मीनियम का पाउडर जैसे कि गर्म वाला, इसको मोल्टेन फॉर्म में इतना गर्म किए कि मोल्टेन हो गया, इसमें बीच में डाल देते हैं। जैसे कि ये वाला दोनों को अगर जोड़ना है आपको, आयरन का रॉड है, यहाँ पे जगह खाली है, तो यहाँ पे एकदम मोल्टेन वाला को, ये वाला मोल्टेन वाला आयरन ऑक्साइड को यहाँ पे रख देते हैं। अब इसके बाद अल्मीनियम का पाउडर को छीट देते हैं इसके ऊपर, जिसकी वजह से अल्मीनियम Al2O3 बन के हट जाता है और प्योर Fe इसमें घुस जाता है, ये दोनों जुड़ जाता है ऐसे, समझे। कुछ इसी तरह का प्रोसेस होता है यहाँ पे, सिंपल सा चीज़ है, ज़्यादा बड़ा वाला है चीज़ नहीं, दिमाग में बस याद रखिए कि अल्मीनियम थर्माइट रिएक्शन ये आया हुआ है, JEE मेंस में भी आया हुआ है, JEE मेंस में आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। ये रिएक्शन देख लीजिए, एक बार दोबारा देख लीजिए, अल्मीनियम थर्माइट रिएक्शन इसको कहते हैं। ये रेलवे ट्रैक को कनेक्ट करने में काम आता है, समझे। अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम सेल्फ रिडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तभी हम इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, जैसा कि अब हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, बोर्ड पे क्या देख रहे हैं, देखिए सेल्फ रिडक्शन के बारे में और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के बारे में। तो सेल्फ रिडक्शन के बारे में आपको पहले भी बताया थे हम थोड़ा पिछले लेक्चर में भी। तो सेल्फ रिडक्शन के बारे में थोड़ा सा उसमें भी कहे थे हम लोग कि सेल्फ रिडक्शन क्या होता है। सेल्फ रिडक्शन को हम ऑटो रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं और एयर रिडक्शन के बारे में, एयर रिडक्शन के भी नाम से जानते हैं। तो ऑटो रिडक्शन क्या है और सेल्फ रिडक्शन दोनों एक ही चीज़ है, नाम बस अलग अलग है।
ठीक है। मेथड, इसमें क्या होता है ना कि ज़्यादातर जो सेल्फ रिडक्शन वाला प्रोसेस होता है वो सल्फाइड ओर के लिए ही यूज़ होता है, सल्फाइड ओर के लिए ही यूज़ होता है। तो सल्फाइड ओर को हम पहले क्या करते थे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करते थे, फिर उस ऑक्साइड को हम क्या करते थे, उसको उस ऑक्साइड जब बन गया ना, फिर हम उसके साथ पहले वाला जो ओर था मेरा उसको उसी के साथ रिएक्ट करके सीधे प्लम्बम देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए प्लम्बम वाला है, ये मेरा मेन ओर है, ठीक है, मेन ओर मेरा यही है। इसको हम पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिए पीबीओ, फिर इस वाले जो पीबीओ है इसको हम उठा के और जो पहले वाला ओर था, यही पहले वाला ओर है ना मेरा पीबीएस, इसी के साथ रिएक्ट कर दीजिए। तो देखिए आपके पास थ्राइस ऑफ पीवी प्लस SO2 बच जाएगा यहाँ से। यही इसमें कॉन्सेप्ट यूज होता है, समझे कि पहले हम उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद ना थोड़ा प्रोसेस ईजी हो जाता है, समझे ना, प्रोसेस इजी हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर लोग ऑक्साइड में ही कन्वर्ट करते हैं। तो ऑक्साइड में सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रोस्टिंग का यूज़ करते हैं। तो रोस्टिंग क्या होता है, जिसको हम इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिसको हीट किया जाता है उसी को रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में बताए भी थे कि इसमें ऐसा होता है रोस्टिंग में। तो पहले हम इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे रोस्टिंग के थ्रू, ऑक्सीजन है यहाँ पे ऑक्साइड के थ्रू आ गया। तो पहले इसका डेफिनेशन एक बार आप देख लीजिए, बहुत अच्छा डेफिनेशन है। देखिए इफ सल्फेट ओर, ठीक है, सल्फाइड ओर, ठीक है, सल्फाइड ओर ऑफ सम ऑफ द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक मर्करी, कॉपर, लेड, स्टीबियम्स आर हीटेड, ए पार्ट ऑफ दिस इज चेंज्ड, ये वाला बोला गया ना, ए पार्ट ऑफ दिस इज चेंज्ड इनटू ऑक्साइड, ये वाला इस लाइन का मतलब यही हुआ, ए पार्ट ऑफ दिस इज चेंज्ड इनटू ऑक्साइड और सल्फेट एंड रिमेनिंग पार्ट गिव्स फिर मेटल, फिर जो वो रिमेनिंग पार्ट बच गया ना ये, और इसके बाद भी ये दोनों जो पार्ट बच जाएगा खत्म होने के बाद, ये दोनों रिएक्ट करके डायरेक्ट आपको मरकरी दे देगा। और जो सेल्फ रिडक्शन होता है ना, ऐसा नहीं है कि वो जितना भी आपके पास ओर है सब में आप सेल्फ रिडक्शन लगा दीजिए, नहीं, वैसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर टाइप का ओर होता है, अब किस तरह का ओर होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस तरह का जो ओर है खाली इसी तरह का ओर में आप सेल्फ रिडक्शन करवा सकते हैं, समझे। सेल्फ रिडक्शन इसी तरह का ओर में होता है, बाकी और जो अलग तरह का ओर आप अपने मन से ले आइएगा, आयरन का ओर आप बोलिएगा हम इसको सेल्फ रिडक्शन कर दें, तो नहीं, वैसा नहीं होगा। इसी तरह का ओर में खाली सेल्फ रिडक्शन होता है। और नेम में आपको कंपलसरी है, याद रखना है, मरकरी, कॉपर, लेड, अस्टीबियम, ऐसा आता है। जे मेन्स में सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि सेल्फ रिडक्शन 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से एक कॉपर घुसा देगा, तो बोलेगा कौन सा मेटल ऐसा जो सेल्फ रिडक्शन कर दे, जिसका और सेल्फ रिडक्शन दे दे। तो आप जिसको याद रहेगा कि यही चारों है, मरकरी, कॉपर, लेड, स्टीबियम में से कोई एक ऑप्शन देगा कॉपर, बाकी 3 ऑप्शन अलग को देगा कि इसमें से कौन सा मेटल का और जो है सेल्फ रिडक्शन देगा। तो आपको किस में टिक लगाना है, कॉपर में टिक लगाना है। तो याद रखिएगा ये चारों का चारों, लेड, मरकरी, लेड, कॉपर, स्टीबियम, ठीक है। ज़्यादा कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आपको बस इतना याद रखना पड़ेगा। ये जो आपको दिख रहा है कि इस तरह का प्रोसेस यूज़ होता है, इसमें 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला प्रोसेस में क्या है, सल्फाइड को हम रोस्टिंग करवा के उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिए, यहाँ पे SO2 गैस के फॉर्म में रिलीज होगा, तो इसको आप ऐसे भी ऐसे शो कर सकते हैं कि ये उड़ जाएगा, फुल जाएगा, समझे। फिर ये जो HGO होगा ना, फिर ये मेरा जो मेन मेट और है HGS के साथ मेरा रिएक्ट करके फिर मेरा टॉइस ऑफ Hg दे देगा। आप प्लस SO2 देख लीजिए, सारा का सारा बैलेंस नहीं है, यहाँ पे थ्राइस ऑफ Hg आएगा तब जाके बैलेंस हो जाएगा। SO2, ठीक है, यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ PV, हाँ यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स ऑफ Hg आएगा, यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ PV आएगा। 2 है, और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, हम सोचे कि 2 काफ़ी होगा। अगर आपको कुछ मिले NCERT में जितना एग्जाम्पल है उतना तो आप याद रखिए, क्योंकि NCERT से बाहर एडवांस से पूछेगा नहीं। मैं मेन्स में भले ही पूछ ले, बोर्ड्स में तो बोलना ही क्या है, वो तो NCERT का पूरा लाइन ही देता है। अब देखिए, अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा प्यूरिफाइड होता है। क्या लगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन आप करिएगा ना तो एकदम प्योर मेटल मिलेगा आपको, एकदम चिकना जिसको कहते हैं ना, वही मिलेगा आपको उसमें से। इसको इट इज़ द मोस्ट पावरफुल मेथड ऑफ रिडक्शन, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होता है। अब क्यों पावरफुल होता है वो हम बताते हैं। एंड गिव ए वेरी प्योर प्रोडक्ट, एक तो बात है ये, इसमें एक ये एक्सपेंसिव होता है और यूज फॉर रिएक्टिव मेटल लाइक मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो होता है ना वो सबके लिए होता भी नहीं है, सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। जो मेटल ज़्यादा कॉस्टली हो, जैसे बिकने का, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जो बिक सकता है, तो उस सब के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, अफोर्डेबल है उस सब के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो ये एक्सपेंसिव तो कहलाएगा ही, अब कहलाएगा क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा सेटअप चाहिए होता है,
पूरा मेटल रॉड, ये वो रॉड इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कीजिए, बीच में वाटर रखिए, उसके ऊपर पानी रखिए, बहुत सारा प्रोसेस होता है इसके लिए। ये बहुत पावरफुल होता है कि इसमें जल्दी से जल्दी हो जाता है ये। अब इसका प्रोसेस देखना, इतना डीप में जाने का जरूरत नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना डीप है भी नहीं इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के बारे में। बस इतना जो पॉइंट है आप बस याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, एलिंगम डायग्राम पढ़ेंगे। एलिंगम डायग्राम के बाद स्लैग का जो फॉर्मेशन होता है, स्लैग क्या किसको कहते हैं, तो स्लैग के बारे में भी अब थोड़ा सा बेसिक सा चीज़ समझ लीजिए कि कोई भी तरह का अगर इम्प्योरिटी जो पाया जाता है ना, जिसको हम गैंग के नाम से जाते हैं, तो उस गैंग के अंदर कभी कभी एसिडिक और बेसिक नेचर होता है, पाया जाता है। अगर उसमें एसिडिक बेसिक नेचर इम्प्योरिटी में पाया गया ना, तो उसमें हम एक केमिकल मिला के उसको निकाल लेंगे अलग से, समझ गए ना। इसका फायदा हम उठा लेंगे कि वो एसिडिक है बेसिक है ना, तो उसका हम फायदा उठा लेंगे क्या, कि एक तरह का केमिकल होता है जो अभी हम आपको बताएंगे, तो उसको हम उस तरह से निकाल लेंगे स्लैग के फॉर्म में। तो अभी हम उसका पहले एलिंगम डायग्राम पढ़ लेते हैं, उसका डायग्राम हम बना देते हैं। आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं एलिंगम डायग्राम का, तो ये हम छोटा सा आपको बनाए हैं कि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, नहीं तो ये ज़्यादा जल्दी समझ में नहीं आता है, बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन में रहता है एलिंगम डायग्राम में। तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छा इसका दिया हुआ है फिगर, और जहाँ पे इसका मतलब टेम्परेचर है उस हिसाब से भी वो दे रखा है। तो इसको जानने से समझने से पहले है ना, आप ये वाला आप चीज़ रिवाइज कर लीजिए पहले, डेल्टा जी वाला। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। देख के कुछ याद आया होगा, पुरानी पुरानी बातें याद आ रही होगी देख के। देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आप पढ़े होंगे क्लास 11th में। इसमें क्या होता है, डेल्टा जी मेरा नेगेटिव, अगर डेल्टा जी मेरा नेगेटिव हुआ ना तभी कोई रिएक्शन फिजिबल होता है, समझे। ये आपको पढ़ाया गया होता है क्लास 11th में। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आ गया तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है, समझे ना। तो डेल्टा जी अगर जीरो हो गया तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है अभी, समझे। तो यहाँ पे किसी भी रिएक्शन को फिजिबल होने के लिए का डेल्टा जी क्या होना चाहिए, आपको नेगेटिव होना चाहिए। तो डेल्टा जी कब नेगेटिव होगा, अगर मान लीजिए आपका डेल्टा एच पॉजिटिव है, ठीक है, हाँ, तो ये वाला पार्ट को आपको नेगेटिव होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव हो, मतलब इतना पार्ट पूरा नेगेटिव हो ज़्यादा से ज़्यादा, तब ना जाके, जैसे मान लीजिए डेल्टा एच अगर मेरा 5 है, माइनस का टी डेल्टा एच मेरा क्या होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, यहाँ पे मतलब मिनिमम 6 से बड़ा होना चाहिए, तब जाके आपका ये पूरा ओवरऑल क्या देगा, -2 देगा, समझे। तो ये डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। तो यानी यहाँ पे समझिए कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा, टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, होगा ना, टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव। तो ये तो हमेशा टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो डेल्टा जी नेगेटिव होने का चांस उतना ज़्यादा है, समझे ना। तो इसमें ये चीज़ देखिए कि ये क्या है, एलिंगम डायग्राम जो है वो किस चीज़ के बारे में बताता है, ये आपको बताएगा कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किसके लिए सही है। तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किसके लिए सही है, इसमें तो इससे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, मगर ऐसा फिगर में कभी कभी पूछ लेता है, समझे। मेंस में 1-2 बार फिगर देके पूछ लिया गया है कि कौन सा जैसे कि मेटल है किसको रिड्यूस करेगा, मतलब फिगर देख के आपको बताना होगा। तो आपको पता रहेगा तब ना कि कैसे देखेंगे, उसमें किस हिसाब से बताएंगे हम उसको। तो बस वो वाला पार्ट हम आपको बता देते हैं बहुत अच्छा से कि देखिए ये जो पॉइंट है इतना आप याद रख लीजिएगा तो वो भी हमको लगता है काफ़ी है। कि देखिए चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, किस तरह का रिड्यूसिंग एजेंट हमको चुनना होगा वो हमको इस डायग्राम से पता चलेगा। इन द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड का ही रिड्यूस कीजिएगा ना, क्योंकि आगे तो आप ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते थे, हाँ, फिर उस ऑक्साइड को हम रिड्यूस करेंगे तब ना मेरा प्योर मेटल मिलेगा। तो यहीं पर ही जो रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करेंगे तब जाके ऑक्साइड मेरा रिड्यूस होगा। तो दिस इज नॉन एज एलिंगम डायग्राम। सच डायग्राम हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ थर्मल रिडक्शन ऑफ एन ओर। जैसे कि थर्मल रिडक्शन क्या होता है, थर्मल का मतलब तो हीट होता है। ऐसा डायग्राम जो होता है ना वो आपका, जैसे कि आपको हम कोई रिएजेंट दे दिए और उसमें हम बोल रहे हैं ये कोक से ज़्यादा अच्छा से होगा या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से अच्छा से रिड्यूस होगा, या फिर सेल्फ रिडक्शन हम करवाए थे किससे ज़्यादा अच्छा से रिड्यूस हो जाएगा और सबसे पहले हो जाएगा। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, तो ये आपको डायग्राम देख के पता चलेगा किसमें आपका डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव आएगा तीनों में से, तो वो आपका ज़्यादा अच्छा फिजिबल होगा रिएक्शन। तो वो यहाँ पे इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि उसका जो फिजिबिलिटी होगा ना, जो डेल्टा जी जितना ज़्यादा नेगेटिव हो जाए, जैसे कि -400, माइनस का 600 और -400 एक दे रखा है, तो आप बताइए कौन सा रिएक्शन ज़्यादा फिजिबल है। डेल्टा जी एक में दे रखा -400 और दूसरे में दे रखा -600, तो कौन सा रिएक्शन ज़्यादा फिजिबल होगा बताइए, सोचिए।
आंसर माइनस का 600 होगा, समझे। माइनस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हो, ठीक है, माइनस का 600 वाला ज़्यादा फिजिबल होगा। जितना ज़्यादा छोटा, क्योंकि नेगेटिव में तो देखिए -400 बड़ा है और -600 छोटा है। नेगेटिव में तो उल्टा हो जाता है ना, ऐसे पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव 600 बड़ा होता है पॉजिटिव 400 से, लेकिन नेगेटिव में उल्टा हो जाता है। ऑब्वियसली आप लोग इतना तो नहीं होंगे कुछ, चलिए समझ में आ ही रहा होगा। देखिए, द क्राइटेरिया ऑफ फिजिबिलिटी इज दैट एट ए गिवन टेम्परेचर गिव्स फ्री एनर्जी मस्ट बी नेगेटिव। गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होना चाहिए, जो कि हम आपको बताए थे, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मेन इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको खाली इसी में नहीं बल्कि और भी जगह आपको इक्वेशन सॉल्व करने में ये काम आएगा। हाँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा है इससे, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे कि ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है ना, तो आप ये बात याद रखिए कि जैसे कि ये वाला पॉइंट आप कंसिडर कीजिए, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, बस आप इस पॉइंट पे ध्यान लगाइए, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को देख के आपको ये दिमाग में आना चाहिए। देखिए ये वाला पॉइंट देखिए नीचे है, ये वाला पॉइंट नीचे है, Fe+O2 वाला जो पॉइंट है वो नीचे है। किससे नीचे है? इस ये दोनों लाइन में आप खाली गौर देखिए, ये वाला लाइन में और इस वाले लाइन में। तो इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट हमेशा नीचे है ना, ये वाला ऊपर है, लेकिन इस पॉइंट के बाद से Fe वाला जो लाइन है वो ऊपर हो जाता है, C वाला जो लाइन है वो नीचे हो रहा है। इतना चीज दिख रहा है आपको, जो Fe वाला लाइन है इस पॉइंट के पीछे वो नीचे है हमेशा, और किसके रिस्पेक्ट में? C वाला लाइन से, है ना। ये वाला लाइन आप देखिए, CO वाला लाइन, इसको ऐसे पढ़ लीजिए, CO वाला लाइन और FeO वाला लाइन। तो FeO वाला लाइन हमेशा नीचे है इस पॉइंट से पीछे, और CO वाला लाइन हमेशा ऊपर है इससे। तो आप देखिए, अगर ये इधर वाला देखिएगा ना, तो आप इसके बारे में ये कर सकते हैं कि FeO वाला जो लाइन है ना वो रिड्यूस कर देगा आपको CO को, ठीक है, क्योंकि उसका डेल्टा जी मेरा -400 है। यहाँ पे देखिए जितना भी है उसका डेल्टा जी देखिए -400 है, -300 के आसपास चल जाएगा यहाँ पे, लेकिन इसका -200 है। तो अभी हम क्या बोले थे, ज़्यादा फिजिबल वाला कौन होगा? जिसका डेल्टा जी ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव हो। तो देखिए ये FeO वाला लाइन वाला का डेल्टा जी ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव है ना, तो हम FeO वाला को रिड्यूस कर सकते हैं इससे, मतलब इसमें अगर डाल देंगे ना तो इसको हम रिड्यूस कर देंगे इससे, समझ रहे हैं। बस सिंपल से इतना बात याद रखिए। मगर इस पॉइंट के अगर आगे आप चले जाइएगा ना, इस पॉइंट के आगे, तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए FeO वाला लाइन ऊपर हो गया और CO वाला लाइन नीचे हो गया, तो उस केस में FeO जो है इसके इस पॉइंट के आगे इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, समझे। FeO जो है इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा इसके आगे। इसके बाद आप बोल सकते हैं कि ये वाला लाइन इसको रिड्यूस कर देगा, उल्टा हो जाएगा, उसको रिड्यूस कर देगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एट टेम्परेचर अबोव इतना केल्विन CCO लाइन का मतलब ये वाला C, कार्बन से CO बन रहा है, CCO लाइन कम्स बिलो द FeFeO लाइन, ये वाला बता रहे हैं ना। CCO लाइन ये वाला मान लीजिए टेम्परेचर आपका यही वाला है, 1073 टेम्परेचर है, तो ये वाला लाइन आप पढ़िए। अब इसके बाद इसका जो डेल्टा जी ऑफ CCO देखिए कम है, डेल्टा जी ऑफ ऑब्वियसली होगा ना, डेल्टा जी यहाँ पे होता है ना, डेल्टा जी ऑफ CCO लाइन इज लेस देन, मतलब ये वाला बड़ा है इसका। सो इन दिस रेंज कोक विल बी रिड्यूसिंग द FeO। अब यहाँ पे देखिए इस वाले रेंज में अगर आप देखिएगा ना तो कोक रिड्यूस करेगा इसको, क्योंकि इसका डेल्टा जी क्या है? बड़ा है, डेल्टा जी बड़ा है, नेगेटिव साइड में होगा ना डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा जी बड़ा हो गया इस रेंज में, तब जाके आप कोक है ये, इसको हम कोक की तरह पढ़ सकते हैं, तो कोक को रिड्यूस कर देगा इसको। बस इतना सा बात था, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? स्लैग पढ़ेंगे। अब इसको इरेज करते हैं। हाँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है स्लैग फॉर्मेशन के बारे में, स्लैग फॉर्मेशन होता कैसे है, और स्लैग फॉर्मेशन हम करवाने का रीज़न भी बताए थे। फिर देखिए हम फिर से बताते हैं कि क्या था स्लैग फॉर्मेशन। कि स्लैग फॉर्मेशन में आपको जैसे कोई भी अगर आपका ओर है, किसी भी ओर में जो होता है, एक मिनट, किसी भी ओर में एसिडिक और बेसिक अगर ऑक्साइड पाया जाता है इम्प्योरिटी की तरह, जैसे कि आपका कोई ओर है, जैसे कि मान लीजिए कॉपर का ओर है, कॉपर का ओर में आप जब निकालिएगा ना तो उसमें से ये FeO आयरन ऑक्साइड करके एक इम्प्योरिटी हुआ, क्योंकि आपको तो चाहिए कॉपर, मगर आपको आयरन ऑक्साइड भी उसमें फ्री में मिल रहा है, मगर फ्री वाला जो चीज़ है ना बहुत गंदा होता है, समझिए, होता है ना गंदा, फ्री वाला चीज़ सस्ता हुआ आता है। तो वही यहाँ पे एक इम्प्योरिटी जिसको हम गैंग के नाम से जानते हैं, आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड को हमको हटाना होगा। तो आयरन ऑक्साइड को आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, पढ़े होंगे।
और नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटल ऑक्साइड में क्या क्या आ जाएगा आपका, जैसे कि कार्बन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है। और एसिडिक बेसिक में क्या आ जाएगा आपके पास, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये सब क्या हुआ आपका बेसिक ऑक्साइड के में गिनती आ जाएगा। इसका हम फायदा उठाएंगे क्योंकि ये बेसिक ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड ये बेसिक ऑक्साइड हुआ, तो इसका हम एक फ़ायदा उठा लेंगे। अरे तुम तो बेसिक ऑक्साइड है, तुमको हम एक फ्लक्स दे देंगे। फ्लक्स एक तरह का केमिकल हो गया, या फिर फ्लक्स का हो गया जो बेसिक चीज़ पे अटैक करेगा और उसको साथ एक चीज़ मिला के एक कंपाउंड बना लेगा, जिसको हम स्लैग के नाम से कहते हैं। फिर वो जो स्लैग होता है ना, आप तो बोलिएगा अब तो वो स्लैग भी बन गया, अब मेरा और भी है इसमें। आप स्लैग को अब उस और आप जो मेन और है उसको कैसे आप अलग कीजिएगा। तो स्लैग इस तरह बनाया जाता है कि दोनों का सेपरेशन बहुत आसानी हो जाए, क्योंकि जब स्लैग बनता है ना और जो मेन ओर होता है, वो दोनों के बीच में एक लेयर बन जाता है। सारा स्लैग एक तरफ आ जाता है और सारा का सारा वो जो ओर है वो एक तरफ आ जाता है। जिस तरह पानी में आप तेल रखते हैं तो तेल ऊपर ऊपर रहता है, अब पानी नीचे नीचे रहता है, तो तेल को आप आराम से ऊपर से निकाल सकते हैं। तो उसी तरह का लेयर बन जाता है जो कि आप आराम से उसको सेपरेट कर सकते हैं। किसको, स्लैग को, और जो मेन मेरा मेटल जो बचा था उसको। तो वही चीज़ इसमें होता है। तो इसका हम पहले ये देख लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन समझ लेते हैं। then oxide is added deliberately to the combine, an oxide is added deliberately to combine with other impurities। impurities क्या हो गया, जैसे कि गैंग वाला, ठीक है। and form a stable molten phase immiscible। immiscible का मतलब जो पानी में मिले ना, ठीक है ना। with molten metal is called slag। this process is called smelting। इसको स्मेल्टिंग के नाम से भी जानते हैं। जो स्लैग का फॉर्मेशन होता है उसको पूरा प्रोसेस को हम स्मेल्टिंग कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, इसको स्मेल्टिंग रखिएगा, ठीक है। और स्मेल्टिंग वाला जो प्रोसेस है वो इस वाले रिएक्शन में काम आता है, कॉपर का एक्सट्रैक्शन में। तो ये आपका हमेशा क्वेश्चन में आते रहेगा कि स्मेल्टिंग जो होता है किस तरह का एक्सट्रैक्शन में काम आता है। तो आपको याद होना चाहिए कॉपर का एक्सट्रैक्शन में स्मेल्टिंग का यूज आता है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। और कैल्शियम में भी अगर आपको आए तो वो भी आप लिखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, कैल्शियम का भी एक्सट्रैक्शन में आपका स्मेल्टिंग होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये कोई एसिडिक ऑक्साइड है जिसको नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कहते हैं। नॉन मेटल से बनता है एसिडिक ऑक्साइड, और बेसिक ऑक्साइड मेरा मेटल से बनता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में अगर देखे आपको दिख जाएगा ना कि वो इम्प्योरिटी अगर जो है, ये कोई इम्प्योरिटी है मान लीजिए जो कि बेसिक है, तो आप इसमें एक फ्लक्स डालिएगा। क्या डालिएगा, फ्लक्स, जिसका नेचर क्या होगा, एसिडिक, समझे। इसमें आप क्या दीजिएगा, एक फ्लक्स। तो ये जो बनेगा ना मेरा, दोनों कंबाइन होके, ये बेसिक वाला जो था पहले से इम्प्योरिटी, ये बेसिक इम्प्योरिटी हुआ, ये मेरा पूरा मेटल है जिसमें से हमको ये चाहिए कॉपर निकालना हमको इसमें से, लेकिन ये इम्प्योरिटी भी है, कॉपर भी है। तो आप ऊपर से आप क्या मिला दिए, फ्लक्स इसमें मिला दिए, और उस फ्लक्स क्या हुआ, एक फ्लक्स नाम किसको दिया गया, वो जो एसिडिक चीज़ हम मिलाए ना उसको नाम हम फ्लक्स दे दिए, ठीक है। तो ये जो मेरा बनाएगा, यहाँ पे क्या बनाएगा, स्लैग प्लस मेटल का और का जो बनेगा वो बनेगा। तो ये स्लैग और ये जो मेटल जो बनेगा मेरा, उसको हम अलग से मेट बनेगा, मेट मतलब बनेगा एक तरह से मेट बनेगा, जिसको हम मेट का नाम से पहचानते हैं। मगर अभी आप समझने के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मेटल लिख दिए कि दोनों को आप सेपरेट कर सकते हैं आराम से, स्लैग को और जो मेन बचेगा मेरा और का मेटल उसको, ठीक है। इसको निरेश करते हैं अभी। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा क्या बनेगा, फ्यूजिबल स्लैग। तो देखिए ये एक एग्जांपल है, आयरन ऑक्साइड इज इम्प्योरिटी इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पाइराइट। ये मेरा कॉपर पाइराइट है, CuFeS2, ठीक है। ये मेरा सल्फाइड और के में गिनती आता है क्योंकि यहाँ पे सल्फर है। हाँ, अब देखिए ये जो मेरा एक्सट्रैक्शन करेंगे ना, कॉपर का ज़्यादातर एक्सट्रैक्शन इसी से होता है। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड, क्या नाम था, कॉपर पाइराइट जो है ना, कॉपर पाइराइट का हम रोस्टिंग करेंगे क्योंकि ये सल्फाइड है। तो देखिए रोस्टिंग किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे O2 के साथ ये रिएक्ट किया तो क्या बन गया, कॉपर सल्फाइड बन गया, ठीक है। Cu2S प्लस FeO प्लस SO2 हुआ। यहाँ पे देखिए SO2 रिलीज हुआ, ये हट गया, साइड हो गया, तो उड़ के चल जाएगा। यहाँ पे कॉपर सल्फाइड बना और FeO बना। अब देखिए आप स्टार्ट तो खाली यहाँ से किए थे ना, यहाँ पे आपके पास दो चीज़ एक्स्ट्रा आ गया, एक तो आयरन ऑक्साइड आ गया, एक कॉपर सल्फाइड आ गया। तो चूंकि ये कॉपर सल्फाइड है तो आप इसका दूसरा प्रोसेस आपको इससे पहले बताया गया था कि कैसे कैसे होता है। तो आप इसको चाहिए तो आप हम जो बताते हैं आपको इसको सेपरेट करना है इस रिएक्शन से, क्योंकि ये रिएक्शन तो आपका एक कंटेनर में हो रहा है मान लीजिए, तो उस कंटेनर में आपका मिक्स रहेगा, ये पूरा एक कंटेनर है, इसमें आपको क्या पता कि कौन सा एकदम छोटा छोटा पार्टिकल है, इसमें कौन सा Cu2S है, कौन FeO है, तो आपको तो नहीं पता है। तो इस कंटेनर में हम क्या मिला देते हैं,
तो देखिए ये दोनों तो मेरे पास ही है ना, SiO2 एक फ्लक्स है। अब देखिए ये मेरा क्या है, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड है ना, मेटल हुआ आयरन, तो यहाँ पे देखिए आयरन है ना, मेटल है, मेटल ऑक्साइड क्या हुआ, बेसिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड क्या हुआ, बेसिक ऑक्साइड। तो हमको मिलाना क्या पड़ेगा, एसिडिक ऑक्साइड। तो देखिए एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है, जो नॉन मेटल हुआ, तो यहाँ पे सिलिकॉन नॉन मेटल होता है, पता है ना आप लोगों को, तो सिलिकॉन नॉन मेटल है, तो ये मेरा फ्लक्स हुआ, समझे, ये जो फ्लक्स हुआ मेरा एसिडिक फ्लक्स हुआ, जो कि नॉन मेटल से बना हुआ है। तो इसमें हम SiO2 मिला दिए, ठीक है। तो अंदर में ये बन जाएगा, स्लैग बन जाएगा इस तरह का, पूरा पूरा रिएक्ट करेगा ये। फिर जब दीजिएगा ना इसमें, जब देने के बाद ये इसमें रिएक्शन होगा, इसमें रिएक्शन होकर यहाँ पे ये कुछ लेयर बना लेगा, अलग सा लेयर बना लेगा FeS2 का। ये मेरा FeSiO3 का लेयर बन गया, और नीचे में जो बना लेयर, नीचे वाला जो लेयर हुआ, ये बन जाएगा मेरे पास Cu2s का। इसको हम मेट कहेंगे, अभी फिलहाल जो बना ना इसको हम मेट कहेंगे Cu2s। अब ये वाला जो मेरा लेयर हुआ दोनों अलग सेपरेट हो गया। अब मेरा जो मेन था ये Cu2s, अब ये बच गया। अब हमको क्या करना होगा, अब इस सल्फर को हटाना होगा, सीधे कॉपर जो मेरा बच जाएगा वही मेरा फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो ये तो हम दूसरा प्रोसेस से समझेंगे। तो मगर ये जो FeS है ना, फिर हम इसको सेपरेट कर लेंगे, बस सिंपल सेपरेशन होता है इसका, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता नहीं। तो बस ये सेपरेट कर देंगे, ये वाला पार्ट हट गया सिंपल, और ये बच गया। यही पूरा स्लैग का फॉर्मेशन हुआ, इसी को स्लैग कहते हैं। और उस स्लैग का फॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ, अगर एसिडिक है तो बेसिक मिलाइए, अगर बेसिक है तो एसिडिक मिलाइए, समझे। तो वही है, उसका प्रॉपर्टीज होता है स्लैग का। तो इट इज़ ए फ्यूजेबल मास एंड इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है ना, कि अगर हम उसको गर्म करें ना तो वो पहले उसका मेल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो हम उसको जो मेल्ट हो जाएगा ना तो उसको छान के निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं ना, छानने का निकाल सकते हैं आप आराम से। और इट इज़ लाइटर देन द इमिसिबल, इट इज़ लाइटर एंड इमिसिबल विद द मोल्टेन मेटल। तो देखिए ये जो मोल्टेन मेटल, इसको भी गर्म करेंगे तो ये मेरा नीचे चल जाएगा, ये लाइटर है चूंकि, तो ये ऊपर तैरने लगेगा जिस तरह से अभी तैर रहा था। तो उसको हम आराम से निकाल सकते हैं। इसका इस प्रॉपर्टी का भी यूज़ करके स्लैग उलैग वाला हम आराम से यूज़ कर सकते थे। ऐसे ज़्यादा खास टॉपिक है भी नहीं, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं है, मगर इक्का दुक्का कभी भी आ सकता है। और ये वाला जो पार्ट है आप याद रखिएगा, मेन जो स्लैग होता है ना इस तरह का होता है। एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ मेंस में, स्लैग की पहचानना था, ऑप्शन में दे रखा था कि कौन कौन सा इसमें का स्लैग है। तो आप इस तरह का स्लैग होता है, देख लीजिए, याद रखिएगा, CaSi। एक मिनट कौन सा था और देख लेते हैं हम को, और स्लैग का नाम, 2-3 स्लैग का नाम था NCERT में दिया होगा, CaSiO3, ठीक है, ये भी एक स्लैग है, ये सब पूरा एक स्लैग है। जो NCERT में स्लैग का नाम लिखा हुआ है आप पूरा का पूरा देख लीजिएगा उसको। अब अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, अब हम सीधे एक्सट्रैक्शन का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, जैसे कि आयरन का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है उसमें क्या क्या लगता है, फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाता है मेरा वो पढ़ेंगे। यही कुछ लगभग 6 एक्सट्रैक्शन होगा, 6 अलग अलग ओर से हम 6 आयरन का होगा, कॉपर का होगा और जिंक का होगा, और भी 3 तरह का है, तो वो हम कल आपको बताएंगे। अब एक एक लेक्चर कर दीजिए। तो आज का लेक्चर एंड करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।